हेलो एवरीवन। बच्चों, ये मेरा टेम्पलेट है। देखिए, हम ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को अप टू 10 क्लास, 10 से ऊपर भी, लेकिन 10 क्लास तक अभी कोई भी सब्जेक्ट, वैसे तो साइंस मैथ हम अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन हम सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर अप टू 10 क्लास पर्सनली ट्यूशन पढ़ना हो गूगल मीट पे या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो हम आप ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। आप हमसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा टेम्पलेट है। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सअप पे या हमसे आप मोबाइल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आगे की बात हम वहीं पर कर। तो आइए, हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10th का टॉपिक है और यहाँ से आप हमारे पढ़ाने का तरीका भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पर्टिकुलर वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को पढ़ेंगे और हम इसको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये बड़ा ही कम्प्लेक्स टॉपिक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो खैर अभी सिलेबस से हटा दिया गया है क्लास 10th में, यदि आप हैं तो। और क्लास 10th का हम पढ़ेंगे ताकि आपके बोर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो पाए। हम इसको अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे पास इसका प्रॉपर नोट्स है और हमने इससे कई सारे स्टूडेंट्स को पहले भी पढ़ाया है और उसके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहा भी है। तो इस नोट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी से आएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स है। अच्छे से एक एक चीज़ को आप अपने में लिखिएगा। हम जैसे भी लिखे हुए हैं वैसे आपको अपने कॉपी में एकदम लाइन टू लाइन उतारना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। हम यहाँ पर समझाएंगे आपको। और जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे मेंडल के क्रॉस से होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, या ऐसे जो टर्म रिलेटेड होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इन सब रिलेटेड, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सब चीज़ आपको अच्छे से, उसका रेशियो वगैरह सब चीज़ अच्छे से बताएंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप बने रहे हमारे इस चैनल में और वीडियो में। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, अच्छा इसमें समझना पड़ेगा। यदि आप 11th में नीट के थ्रू, यदि आप 11th में नीट लेते हैं दोस्तों, नीट चॉइस करते हैं, तो आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा 100%। हेरिडिटी 1 महीना तक चलता है वहाँ पर। हेरिडिटी 1 महीना तक चलता है, आपको एवोल्यूशन चलेगा लगभग 15 दिन तक टॉपिक चलेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। यदि आप इसको यहाँ अच्छे से पढ़ लेते तो वहाँ भी आपके लिए ये बेटर ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। बहुत सारा चीज़ हम वहाँ का आपको यहीं पर हम बता देंगे ताकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते दोस्तों। आपके 10th बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन अगर जो आना होगा यहीं से आएगा। ठीक है, टोटल 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 5 मार्क्स का तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इतने अच्छे से बताएंगे कि आप उसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा, आप सीख जाइएगा आसानी से। और 1 नंबर 2 नंबर का तो क्वेश्चन रहता ही है। आपको टर्म रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जेनेटिक्स का फादर पूछ सकता है, या मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था, उसका साइंटिफिक नेम क्या था। ये सब क्वेश्चन सारे चीज़ों हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। आप बने रहें और अच्छे से पढ़ते जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ लेते चलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी का ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को भी देखते जाएंगे। जहाँ नीड पड़ेगा एनसीईआरटी को देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर दोस्तों। पूरा टॉपिक का तो नाम तो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बट हम यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी को ही देखेंगे क्योंकि एवोल्यूशन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है ना, वो आता है जेनेटिक्स। जो टर्म आता है जेनेटिक्स आता है, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर ही हम ये दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, हेरिडिटी को भी और एवोल्यूशन को भी। जेनेटिक्स क्या, देखिए, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस का वो ब्रांच, देखिए साइंस का तो कई सारा ब्रांच होता है। एक तो ऐसा ही साइंस का ब्रांच हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में भी दोस्तों, जो बायोलॉजी में भी साइंस को कई सारा बांटा गया है। ठीक है, आपने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक जेनेटिक्स भी एक साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन के, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, एवोल्यूशन भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन टॉपिक को पढ़ते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेरिडिटी होता क्या है। टॉपिक तो हमारा यही है, हमारा चैप्टर तो ये है हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज हेरिडिटी 1 लाइन या 2 लाइन में, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको मतलब कंप्लीट लिखना है, लेकिन हम यहाँ आपको अच्छे से पढ़ देते हैं। ठीक है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, यही शॉर्टकट का मतलब, हम जनरेशन को जेन बस लिख दिए हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। मतलब किसी भी कैरेक्टर का मतलब, जैसे आपका नोज का शेप हो सकता है, नाक आपका हो सकता है कि उठा हुआ हो या एकदम नेपाली की तरह या चीनी की तरह पिचका हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ईयर लोब, आपने ईयर लोब देखा होगा दोस्तों। ईयर लोब क्या होता है ना, किसी किसी का ओपन होता है, किसी किसी का ईयर लोब क्लोज्ड होता है। ठीक है,
तो ईयर लोब किसी का खुला हो सकता है या किसी का बंद हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये सब क्या कैरेक्टर है, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। आपका हेयर का कलर हो सकता है, आपका स्किन का कलर हो सकता है, आपका आई का कलर हो सकता है, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैसा है, आपका हेयर कर्ली है, स्ट्रेट है, ठीक है, आपका आई का कलर ब्लू आइज है या ब्लैक है या किसी किसी का ब्राउन होता है, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसी ट्रांसमिशन को, इसी कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है उसी को हेरिडिटरी कहते हैं। नहीं कहते कि वंश दर वंश कोई चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके पहले जनरेशन में भी ऐसा था, इस जनरेशन में भी ऐसा है, इस जनरेशन में भी ऐसा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। जैसे एक बीमारी का नाम सुनेंगे आप, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इंटरेस्टिंग करने के लिए टॉपिक में बताना पड़ता है। हीमोफीलिया क्या है, इसी को रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। रॉयल्स डिजीज, रॉयल्स डिजीज क्यों, अब देखिए इसको शाही बीमारी क्यों कहा जाता है। शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उसके किसी एंसेस्टर में ये बीमारी था। ठीक है, ये हीमोफीलिया था, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये जो टर्म हम बोलें ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे टॉपिक में जैसे जाएंगे हम आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या, इस बीमारी को कॉज करने वाला जो जीन होता है जो हमारा, ठीक है, वो कहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम पे है। और एक्स तो ट्रांसफ़र होता है, हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो बनेगा या तो XX बनेगा या XY बनेगा, तो ये एक्स कहाँ से आया होगा, मदर से आया होगा या फादर से आया होगा, हो सकता है फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है। ऑलराइट, तो ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते जाएगा। अगर किसी में एक्स डिजीज्ड है, किसी का एक्स डिजीज्ड है, एक्स क्रोमोसोम, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम डिजीज्ड है, तो बच्चों में भी एक्स क्रोमोसोम जाएगा, तो बच्चा में भी वो कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम हेरिडिटरी कहते हैं। इसलिए रॉयल्स डिजीज जो था ना, एक हेरिडिटरी मतलब वंश दर वंश वो ट्रांसफ़र होते गया था। सिंपल, हेरिडिटरी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या इसी को हम कहते हैं कि पेरेंट्स से अगर प्रोजेनी मतलब चाइल्ड, बच्चा, पेरेंट्स से बच्चों में अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है वेराइटी। आप जानते हैं, मॉल में जानते हैं, मॉल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपके पास वेराइटी होता है चीज़ों का। आपको कपड़ा ही खरीदना है, किसी भी प्रकार का आप जो भी पहनते हैं उसमें भी कई सारा वेराइटी होता है, तो वही वेराइटी मतलब वेरिएशन। डिफरेंसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड अमंग मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जैसे आई कलर, जितना भी ह्यूमन है बस ह्यूमन को ही लेके चलते हैं, ऐसा सब में देखने को मिलता है, चाहे ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो, सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है ऐसा, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन की ही बात करेंगे। जैसे आइज कलर लेके देखें दोस्तों, किसी का आपको दिखेगा जनरल अपने ही स्पीसीज में ब्लू कलर किसी का हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ग्रे हो सकता है। हेयर में ही देखिए, किसी का हेयर आपका कर्ली हो सकता है, किसी का स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। कलर में भी उसका ब्लैक ब्राउन हो सकता है। ईयर किसी का लोब्ड हो सकता है, किसी का फ्री हो सकता है, ईयर लोब्ड। ऑलराइट, ईयर लोब्ड आपको हम दिखा देते हैं कि ईयर लोब्ड करने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर NCERT में फिगर बनाया हुआ है, देखिए ये फ्री ईयर लोब्ड है। एक मिनट, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, ये फ्री ईयर लोब्ड है। ये क्या है, तो हमारा फ्री ईयर लोब्ड है, मतलब ये ईयर लोब्ड जो है ना, मतलब खुला हुआ है। आप अपने कान को पकड़िए, दिखिएगा उसको आराम से, जो पिन्ना होता है ना, ईयर पिन्ना को आप आराम से इधर उधर स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ इसको ध्यान से देखिए और यहाँ इसको ध्यान से देखिए, ये एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज्ड ईयर लोब। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ईयर लोब। ये ईयर लोब क्लोज्ड है, तो ये क्या एक प्रकार का डिफरेंसेज है, ऑब्वियसली बात है। इससे किसी प्रकार का फिजियोलॉजिकल बॉडी में किसी प्रकार का मेटाबॉलिक पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन है डिफरेंसेस तो देखने को मिला है ना। ये देखिए यहाँ पर एकदम खुला हुआ है और यहाँ पर ये क्लोज्ड है, आपको मिल जाएगा आसपास में, कोई किसी न किसी के पास ऐसा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हुआ हमारा फ्री ईयर लोब और ये हमारा क्लोज्ड ईयर लोब। ऑलराइट दोस्तों, तो ये सब क्या हमारा एक वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेज। अब टॉपिक में कुछ और, अभी टॉपिक में हम स्टार्ट नहीं किए हैं, टॉपिक तो मेंडल से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले बहुत चीज़ जानना होता है टॉपिक के बारे में। ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट दोस्तों, आपको हेरिडिटरी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए उनका नाम क्या क्या है, उन्होंने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ सब इम्पोर्टेंट जेनेटिस्ट, मतलब जेनेटिक्स में जो अच्छे काम करते हैं उसको जेनेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप NIT में पढ़िएगा तो आपको NITian कहा जाएगा, IIT में पढ़िएगा तो आपको IITian कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो जेनेटिक्स के अच्छे ज्ञाते रहे हैं, जो इसको अच्छे से जानते थे उसको जेनेटिस्ट कहा गया। तो उसमें कौन कौन हुए, पहला तो है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा मेंडल का। ठीक है, इसको जॉन मेंडल कहते हैं, या पूरा नाम है इनका ग्रेगोर जॉन मेंडल।
1956 से 1963 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, प्री प्लान पे। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 100%। नीट अगर लीजिएगा तो निश्चित है कि वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। 1956 से 1963 तक इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड था। 7 सालों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सारी चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे ताकि कोई कमी ना रह जाए। देखिए, इनको क्या कहा जाता है? नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही काम किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो गार्डन पी जो मतलब मटर का प्लांट होता है उस वही था इसका, गार्डन पी पाइजम सैटिवम, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइजम सैटिवम। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में आपको यही सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम क्या था, तो पाइजम सैटिवम। इन्होंने क्या क्या बताया? देखिए, गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन। मतलब जीन क्या होता है, हम जीन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जीन क्या होता है दोस्तों? जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है ना हमारा डीएनए, ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, ऐसे करके हमारा डीएनए होता है। डीएनए का हर सेगमेंट, ये सब क्या सेगमेंट है? ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सेगमेंट है। ये सब क्या डीएनए का सेगमेंट है। तो डीएनए का हर सेगमेंट मतलब काम का नहीं होता है। किसी किसी सेगमेंट पे क्या होता है ना, कुछ जीन होता है। जीन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए, हाँ, जीन मतलब एक कोई ऐसा डीएनए का एक कंपोनेंट होता है जिस पे कोड होता है। कोड मतलब कोई मैसेज होता है। यही जब जीन ट्रांसफ़र होता है ना तो इस पर कुछ कोड लिखा होता है। यही कोड क्या करता है कि आगे राइबोसोम के हेल्प से वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फिर क्या होता है? हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है, ठीक है। वो नए नए चीज़ हार्मोन्स बना सकता है और हमारे कैरेक्टर को उस प्रकार से चेंजेस ला सकता है। राइबोसोम आप जानते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं ना। राइबोसोम हमारे क्लास में 9th में पढ़े होंगे राइबोसोम के बारे में। सेल में राइबोसोम हो सकता है और भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है कि बहुत सारा चीज़ वहाँ पर प्रोटीन बनाता है। तो वो जो प्रोटीन बनाता है उसको मैसेज कहाँ से आएगा? वो मैसेज यहीं पर डीएनए के ऊपर जो रहता है कंपोनेंट, जो सेगमेंट होता है उसको कहते हैं जीन, यही रखता है। तो उन दिनों ना जब मेंडल थे तो उन दिनों जीन के बारे में पता नहीं था। तो मेंडल बस इतना बोला था कि सारे ऑर्गेनिज्म के पास कुछ न कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जो हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी को उन्होंने उस समय क्या बोला था? यूनिट फैक्टर। गिव द कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन। उन्होंने उसमें जो जिसको आज हम जीन जानते हैं, आगे हम जीन के बारे में और अच्छे से बताएंगे, उसको उन्होंने उसमें यूनिट फैक्टर बोला था। तो याद रखिएगा, यूनिट फैक्टर का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये मेंडल ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और साइंटिस्ट के बारे में बात जानिए, विलियम बेटसन। इसको नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन दिनों जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं या जेनेटिक्स के बारे में जो भी चीज़ें हो रहा है वो इनका दिया हुआ है, मॉडर्न जेनेटिक्स। ये विलियम बेटसन है। ही गेव द टर्म्स। इन्होंने बहुत सारा टर्म्स दिया था। जो जेनेटिक्स टर्म हम जानते हैं वो इन्हीं का दिया हुआ है। एलील के बारे में जानते हैं। एलील क्या? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, वो हम जानेंगे। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सीधे आपको लिख देगा कि इसका जो जीन है होमोजाइगस है, इसका जो एलील है हेट्रोजाइगस है। आगे टर्म को जानेंगे। तो ये टर्म ये सब विलियम बेटसन ही दिए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। F1, F2, F3 ये सब क्या है? फीलियल इसको कहते हैं। फीलियल मतलब जनरेशन, एक प्रकार समझिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, F2 मतलब सेकंड जनरेशन, F3 मतलब थर्ड जनरेशन। ऑल राइट, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन के बाद हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैरेक्टर जो है अपने बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसका आप देखिएगा स्किन कलर, जैसा उनका स्किन कलर होता है बच्चों का भी स्किन कलर वैसा ही होता है। जैसा उनका हेयर का टेक्सचर होता है बच्चों में उनका हेयर का टेक्सचर ऐसे ही हो जाता है। ये जो कैरेक्टर गया है बच्चों में, ये कहाँ से आया है? ये पेरेंट्स से ही आया है। तो एक्युमुलेट होते जाता है, एक दूसरे से एक्युमुलेट होते जाता है। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर फिगर में अच्छे से बताया हुआ है। इसी फिगर के हेल्प से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। इसी से ये दोनों बना है, ये और ये जो बना है इसी से दोनों बना है। अच्छे से इस फिगर को समझ जाइएगा तो आप पूरे एक्युमुलेशन ऑफ जो ये है इसको टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा। एक्युमुलेशन वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ इसका कलर देखिए, इस कलर पे ध्यान दीजिए, कलर से ही समझा रहा है। इसमें सब कलर ना, इस ऑर्गेनिज्म का सारा कलर, सब चीज़ इसका, मान लीजिए ये सब कैरेक्टर है। ये मान लीजिए नाक का कलर है, ये हेयर का कलर है, ये स्किन का कलर है। मान लीजिए सब जो कलर है किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो इसका सारा चीज़ ब्लू है। लेकिन जैसे ही एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बना होगा, ऑब्वियसली बात ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्या होगा, तो इसका जो 2 बच्चा बना है ना, उसमें देखिए कि कैरेक्टर थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। यहाँ पर एक रेड कलर आ गया है, इसमें एक ग्रीन कलर का कुछ न कुछ आ गया है, ठीक। मतलब जो कैरेक्टर था, ये वाला जो कैरेक्टर था यहाँ इसमें ग्रीन कलर हो गया है, और ये वाला जो कैरेक्टर था यहाँ इसमें कैसा हो गया? रेड कलर हो गया। तो चेंजेज आया है ना, इसी को कहते हैं वेरिएशन। एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं ये और ये, एक ही स्पीसीज के मेंबर, लेकिन वेरिएशन आया है। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, जो चेंजेज आया है, थोड़ा बहुत चेंजेज आया है, ठीक है। फिर देखिए
ये भी आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए होंगे तो इसमें भी करेक्टर देखिए यहाँ पर रेड कलर, ये रेड था तो यहाँ रेड आ गया, यहाँ भी रेड आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक नया चीज़ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ को देखिए, यहाँ को देखिए, साथ ही साथ यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजेज आ गया है। यहाँ देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये सेम गया है, और ये कलर यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ का ये कलर चेंज हो गया, और यहाँ पर सब चीज़ जो ऊपर वाला था वैसे ही सारा करेक्टर यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ वाला यहाँ पर भी आ गया है। तो एक तो चीज़ों एकुमुलेट होते गया, एकुमुलेट मतलब जो पहले था वही नीचे ट्रांसफ़र हुआ है, और कुछ ना कुछ नया चीज़ भी आ गया है। इसको हम अच्छे से आपको यहाँ पर बता देते। देखिए, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस, मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, वहाँ पर डाइवर्सिटी मतलब कुछ न कुछ वेराइटी आया। डाइवर्सिटी का मतलब ही तो वेराइटी आया है, कुछ न कुछ नया चीज़ आया है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से 2 इंडिविजुअल, जो ओरिजिनल इंडिविजुअल है ऊपर वाला वो 1 से 2 बनाया है। देखिए ये जो ओरिजिनल इंडिविजुअल है, ये जो ओरिजिनल इंडिविजुअल है 1 से 2 बनाया है, ठीक है। से 2 इंडिविजुअल सिमिलर इन बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है, बट विथ सबटल डिफरेंसेज, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस, यहाँ कुछ डिफरेंस आ गया, यहाँ कुछ डिफरेंस आ गया, ऑल राइट। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल, और ये भी क्या हो गया, 2 इंडिविजुअल को मतलब बॉर्न किया है, मतलब पैदा किया है इन द नेक्स्ट जनरेशन। ईच ऑफ द 4 इंडिविजुअल इन द बॉटम, ये जो चारों इंडिविजुअल है बॉटम का, विल वी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देख लीजिए सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आप ही 4 भाई हैं, आप ही 2 भाई हैं, या 2 भाई 1 बहन है, तो देख लीजिए ना कितना सारा डिफरेंस है। दोनों तो एक ही माता पिता से आए हुए हैं ना, दोनों तो सेम पेरेंट्स से आए हुए हैं, एक ही पेरेंट्स से आए हुए हैं, तो फिर डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। यही चीज़ को समझना है कि ये डिफरेंस आया कहाँ से, इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन चीज़ है, इसी सारी चीज़ों को समझना है। इसके सबसे पहले मेंडल ने इस चीज़ के बारे में बताया था। आप अपने 4 भाई बहन, जो भी भाई बहन है, आप अकेले हैं तो कोई नहीं, आपने आपके पड़ोस में, आपके नेबर में जो भी होंगे, मान लीजिए 4 हैं या 2 हैं, 3 हैं, तो देख लीजिए ना दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। वो जो अंतर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही आता है, इस सेक्सुअल में नहीं आ सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या चीज़ है जो ये डिफरेंस ले आया है, तो आप पढ़िएगा वहाँ पर डीएनए का कॉपिंग होता है। डीएनए का क्या होता है दोस्तों, कॉपिंग होता है, मतलब एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बनते रहता है। जब पेरेंट्स जो है मान लीजिए कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, और फीमेल क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। तो स्पर्म क्या एक सेल है, ओवम क्या एक सेल है। ये जो सेल आपस में वहाँ पर माइटोसिस और म्योसिस चलते रहता है, जो स्पर्म बनता है वो म्योसिस जो होते रहता है दोस्तों, वहीं पर जो डीएनए का कॉपिंग होता है ना, वहाँ पर कुछ चेंजेज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ चेंजेज होता है, या जब दोनों आपस में एक दूसरे स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे से मीट करते हैं तब पर भी डिफरेंस आता है। तो उन्हीं के कारण, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। इसी सब चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। ईच ऑफ द 4 इंडिविजुअल इन द बॉटम रॉ विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंसेज विल बी यूनिक, कुछ डिफरेंस तो यूनिक भी है, अदर्स विल बी इनहेरिटेड, कुछ डिफरेंस यूनिक मतलब क्या, कुछ नया डिफरेंस आ गया, जैसे यहाँ एकदम नया चीज़ आया हुआ है। और कुछ तो क्या हुआ है कि इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब क्या, जो पेरेंट्स में था वही बच्चों में आ गया है। इनहेरिट का मतलब जो पेरेंट्स में था वही बच्चों में आ गया। वही जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो मदर होती है ना, मदर के पास क्या होता है, कुछ ज्वेलरी होता है, ठीक है। जो मदर को कौन दी रहती है, उनके सास मतलब दी होती है, या उनकी माँ दी होती है, ठीक है। तो वो जब उनकी बच्ची का शादी होता है ना, तो वो भी अपने जो ज्वेलरी होता है उसमें से कुछ अपना भाग अपने बच्ची को दे देते हैं, और फिर वो भी कुछ दिन पहनती है। फिर उनका अगर बच्चा होता है तो वो भी अपने बच्चे को दे देती है। तो ये क्या हुआ, इनहेरिट। वो जो ज्वेलरी था, वो जो गोल्ड था, वो जो भी कोई भी चीज़ हो सकता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यहाँ पर ट्रांसफ़र होते जाता है। तो उसी को कहते हैं इनहेरिट होना। एक मिनट। अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स हु वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और कुछ जो है अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट्स से डिफरेंट था। ऑल राइट, एक मिनट दोस्तों। अब देखिए हम इस चीज़ को बता दिए वहाँ पर दोस्तों, ये चीज़ हम वहाँ पर बता दिए, ये क्यों होता है, तो डीएनए कॉपिंग के कारण ही वैसा हो रहा था, ठीक है। इस चीज़ को हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्युमुलेशन वेरिएशन ड्यूरिंग जनरेशन, रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है चीज़ें क्या होता है कि एक्युमुलेट होते जाता है। अब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जो वेरिएशन मतलब कुछ नया चीज़ आया, डिफरेंस आया, पेरेंट्स में जो बच्चों में जो कुछ नया डिफरेंस आया, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यहाँ से यही लिखेगा। एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इंडिविजुअल आर, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। पहला, इट ब्रिंग्स एडप्टेशन इन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल में एडप्टेशन लाता है। मान लीजिए कि आप 2-4 भाई बहन हैं,
एक भाई यहीं रह गया, दूसरा भाई आपका यूरोप में कहीं शिफ्ट हो गया है, तीसरा कहीं और अंटार्कटिका में शिफ्ट हो गया है, चौथा आप मान लीजिए कि अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। सब जगह का तो क्लाइमेट अलग अलग है, सबका तो जीन आपका मतलब भाई का तो जीन तो सबका सेम ही था। लेकिन उसके बाद जो नया जनरेशन बनेगा वो वहाँ पर आसानी से कैसे अडॉप्ट कर पाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेगा, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहेगा जो उसको अडोप्टेशन में हेल्प करेगा। दूसरा, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, साथ ही साथ स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए भी ये वेरिएशन बेटर है। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि एक तालाब है, इसको हम बताते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि एक तालाब है, ठीक है दोस्तों, इस तालाब में क्या है, पानी है, मतलब पानी अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ रहा है, और जो मछलियाँ रह रही है इसके अंदर, ठीक है, वो जो मछलियाँ रह रही है, मान लीजिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद यहाँ पर एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, मतलब पानी से यहाँ पर बिजली बनाने लगा है। तो उसमें क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है कोयला के माध्यम से, और वो पानी से क्या होता है कि हम टरबाइन को घुमाते हैं और बिजली पैदा होता है। और फिर जो पानी था ना, उस पानी को मान लीजिए कि यहाँ से हम इस बगल के तालाब में छोड़ दिए, ऑब्वियसली तो गर्म पानी जो ठंडा हो गया था, तो वेपर था, वेपर से आप उसका तो हमको काम नहीं है, तो वो भी पानी अभी गर्मी है, उसको हम बगल बगल के वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए। अब इस वाटर बॉडी में जैसे छोड़ दिए, तालाब में छोड़ दिए, तो ये पानी यहाँ का गर्म हो जाएगा। अब यहाँ जो मछलियाँ रह रही थी या जो भी वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रही थी, वो आपस में रिप्रोडक्शन तो कर ही रही थी, उसका जनरेशन तो चल ही रहा था, लेकिन अभी तक वो नॉर्मल वाटर में सर्वाइव कर रही थी, ठीक है, नॉर्मल वाटर में सर्वाइव कर रहे थे दोस्तों। लेकिन अब जैसे ही गर्म पानी आएगा, तो गर्म पानी में कौन सर्वाइव कर पाएगा, तो गर्म पानी में वही सर्वाइव कर पाएगा ना जिसके पास ऐसा जीन हो जो उसको हाई टेम्परेचर पे भी उसके मेटाबॉलिज्म को मतलब खराब ना कर पाए। नहीं तो आज जो लो टेम्परेचर पर अगर सर्वाइव करने वाली रहेगी तो सब तो मर जाएगी, तो यहाँ वही सर्वाइव करेगी जो जिसका जो है हाई टेम्परेचर के लिए भी उसका बॉडी मतलब बना होगा। तो कहीं ना कहीं वही स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव करेगी जिसके अंदर अच्छा खासा वेरिएशन हुआ होगा, टाइम टू टाइम उसको लगा होगा कि बगल में जो हाइड्रो पावर प्लांट है जिसके कारण जो पानी छोड़ा जाएगा, या ऑब्वियसली अचानक तो नहीं छोड़ा गया, थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया होगा, तो उसके अंदर ऐसा चेंज आता है, एडेप्टेशन आता है, धीरे धीरे एडेप्टेशन आता है, वही एडेप्टेशन उसको सर्वाइवल में हेल्प करती है, ठीक है। तो वेरिएशन में आप ये सब चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। पहला तो एडेप्टेशन में हेल्प करता है, दूसरा सर्वाइवल में हेल्प करता है, और इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का भी बेसिस यही है। इवोल्यूशन का मतलब क्या, जैसे ह्यूमन के बारे में बात करिए तो ह्यूमन क्या कहा जाता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का एंसेस्टर क्या है, एप है, ठीक है, या एप या बंदर से आया हुआ है। तो वहाँ पर जो वेरिएशन होते गया, धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते गए, जहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं यही तो इवोल्यूशन है, यही तो विकास है, ठीक है। तो ये वेरिएशन का जो एकुमुलेशन होते गया है उसी के कारण ऐसा हो पाया है। तो ये सब वेरिएशन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है। अब देखिए सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन, कोई कोई वेरिएशन जो है अचानक हो जाता है, बहुत अचानक, मतलब आपके ही जनरेशन में देखिएगा किसी किसी का बहुत सारा ऑर्गेनिज्म देखिए हो गया, मान लीजिए दो हेड है लेकिन बॉडी एक ही है, कुछ ऐसे देखे होंगे आप अपने ही स्पेसीज में, ह्यूमन में ही देखे होंगे कि 2 हेड है और एक ही बॉडी है। कुछ ऐसा बच्चा मतलब जन्म ले लेता है, ऐसा होता है, किसी किसी को 6 उंगली हो जाता है, किसी किसी को 4 उंगली हो जाता है, किसी किसी का बाय बर्थ एक ही किडनी होता है, किसी किसी का बाय बर्थ एक पैर है ही नहीं, किसी किसी का बाय बर्थ एक हाथ है ही नहीं। ऐसा ये सब क्या है, वेरिएशन ही है ना, वेरिएशन ही है। स्पीसीज में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसको वेरिएशन कहते हैं। तो उन दिनों जो भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनसे जो लोग हैं कि ये सब अपने जाके सबसे पहले तो जेनेटिक्स के बारे में उन सबको बताते थे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा जेनेटिक्स होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, इसको ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो लोग वहाँ पर क्वेश्चन पूछते थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, चलो भाई तुम ये चीज़ बता रहा है तो अगर ऐसा हो जाए तो उसके पीछे कारण क्या है ये बताओ। तो देखिए एक चीज़ आता है स्पोर्ट, मतलब डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आपको 12th में तो उसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, डार्विन के बारे में। देखिए तो जो सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, अचानक जो कोई वेरिएशन आ जाता है, मतलब मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वही बताइए 2 हेड है और बॉडी एक ही है, कि किसी ये बच्चा का 2 हेड है एक बॉडी, ऐसा हो गया तो कुछ आदमी पूछेगा कि यार एक साथ तो एक ही बच्चा का पैदा होता है, तो ये 2 बच्चा एक साथ पैदा कैसे ले लिया और उसका बॉडी एक ही कैसे है। तो डार्विन इसके बारे में क्या बोला कि डार्विन बोला कि प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है, ठीक है। अचानक मतलब कुछ ऐसा जो डिफरेंसेज आ जाता था, वेरिएशन आ जाता था, तो डार्विन उसके बारे में कहता था स्पोर्ट। डार्विन जो उसको शब्द दिए थे स्पोर्ट, मतलब प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है, मतलब कुछ भी वहाँ पर बोल के और निकल जाना था। बुद्धिजीवी लोग थे ये सब। विलियम बेटसन के बारे में भी हम देखें, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को कहते थे, ये इन्होंने शब्द दिया साल्टेशन, मतलब जो इनहेरिटेबल सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन, अचानक जो कोई वेरिएशन हो जाता है उसको उन्होंने साल्टेशन कहा। और एक साइंटिस्ट है म्यूटेशन, हुगो डू वेरीज, इसका नाम है हुगो डू वेरीज, इन्होंने इसका नाम दिया है म्यूटेशन। ऑलराइट,
तो ये नाम है जो अचानक जो कोई वेरिएशन आ जाता है ना, कुछ भी नया चीज़ अचानक आ गया उसको हम क्या कहते हैं, तो वेरिएशन कहते हैं। और अचानक आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन, ज़्यादा शब्द क्या चलता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या मतलब, क्या आपने सुना होगा कोविड के, कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का जो मतलब इसके लिए जो जी कोरोना, हाँ कोविड के लिए जो जीन है दोस्तों, कोरोना वायरस ना, इसके अंदर इतना जल्दी म्यूटेशन होता था कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। जो भी डिजीज होता है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, तो वायरस के खिलाफ बनाना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वायरस के अंदर क्या होता है, उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आरएनए होता है, और आरएनए के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहता है। इस चेंजेस के कारण हम उस वहाँ पर नहीं बना पाते, क्योंकि आरएनए जल्दी जल्दी म्यूटेशन करते रहता है। म्यूटेशन मतलब जल्दी जो अपने आप को चेंज करते रहता है, तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो म्यूटेशन आप समझ गए होंगे, अचानक जो वेरिएशन होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। ए सिंगल लार्ज म्यूटेशन विच फॉर्म्स ए न्यू स्पीसीज कॉल्ड साल्टेशन, मतलब अकेला एक बहुत बड़ा ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो कि एक नया स्पीसीज ही तैयार कर दे। था पहले कुछ और, नया स्पीसीज बना दे, उसी को हम क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। ये नीट 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो चूंकि यही टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा बहुत सोचे कि उसके बारे में तो बता दिया जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत जान सकते हैं आप। दोस्तों आप जो टर्म रिलेटेड हैं जेनेटिक्स में, जो आपको टर्म यूज़ बार बार हम पढ़ेंगे, उस टर्म के बारे में जानते हैं। अभी भी हम वो सब थोड़ा बहुत बाहर की चीज़ ही जान रहे थे, लेकिन वो सब काम का है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया। देखिए आप कुछ टर्म है, सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टर क्या होता है। बार बार कैरेक्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कैरेक्टर देखिए, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर, कोई भी लक्षण के बारे में जो बात करते हैं उसका कैरेक्टर है। जैसे प्लांट में ही बात कीजिए तो प्लांट का हाइट एक अपने आप में कैरेक्टर हो सकता है। अब हाइट टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो दूसरा चीज़ है। लेकिन हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है। कलर क्या है, कलर एक कैरेक्टर है। ठीक है, शेप क्या है, शेप एक कैरेक्टर है। पोजीशन क्या है, पोजीशन एक कैरेक्टर है। आप अपने में देख लीजिए ना, ये सब क्या है, अपने आप में कैरेक्टर है। कोई भी फीचर, किसी भी लक्षण के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। पूछेगा ये सब डेफिनेशन पूछता है कि कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, ट्रेड का डेफिनेशन क्या है, ये सब आपसे पूछेगा। तो नोट से आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ट्रेट, वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। उसी कैरेक्टर का जो अलग अलग रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। जैसे हाइट में ही बात कर लें, हाइट में ही बात कर ले दोस्तों, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। इसी कैरेक्टर का अलग अलग क्या हो सकता है, ट्रेट। टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर का अलग अलग रूप है, जैसे कलर ही ले लें, कलर को अगर देख लेते, किसी का कलर ब्लैक हो सकता है, किसी का कलर ब्राउन हो सकता है, किसी का कलर एल्बिनो हो सकता है, किसी का कलर मुलाटी हो सकता है, किसी का कलर रॉन हो सकता है। ये सब आप देखिएगा आगे में, जेनेटिक्स में टर्म है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो सब क्या है, उसका ट्रेट है। डेफिनेशन यहाँ सब लिख सकते हैं। जीन के बारे में पूछेगा, ट्रेट के बारे में पूछेगा, कैरेक्टर के बारे में पूछेगा। ऑलराइट, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। जीन, मेंडल इसी को फैक्टर बोले थे, और जीन शब्द का जो डिस्कवरी की थी वो जॉनसन, मतलब जीन शब्द देने वाले हैं जॉनसन और फैक्टर शब्द देने वाले हैं मेंटन। दोनों एक ही बात है, जीन या फैक्टर एक ही बात है। मेंडल सबसे पहले इसको फैक्टर बोले थे और उसी को बाद में वो जॉनसन जो है जीन बोले थे, और यही जीन सब ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जीन या फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जो हम लोग जानते हैं, मतलब कैरेक्टर जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसका यूनिट है, इकाई है, मतलब बेसिक चीज़ यही है जो ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, ये किसका बना होता है, तो डीएनए का बना होता है। डीएनए का जो, ये मान लीजिए हमारा डीएनए का सेगमेंट है, इसी सेगमेंट के ऊपर क्या होता है दोस्तों, इसी सेगमेंट के ऊपर जीन होता है। और यही जीन जब ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इस जीन में क्या होता है, कोडोन होता है। आप पढ़िएगा, इसमें क्या होता है, कोडोन होता है। ये कोडोन मतलब एक प्रकार से मैसेज है। ये मैसेज, जैसे हमको अगर आपको कॉल करना होगा तो सिर्फ आपके नंबर पे तो हम कॉल करेंगे ना, किसी रैंडम किसी नंबर पे तो कॉल नहीं करेंगे। आपका जो पर्टिकुलर नंबर होगा उस नंबर पे हम कॉल करेंगे, तभी जाके आपको वो कॉल लगेगा। तो जितना भी हमारे अंदर प्रोटीन है, जितना भी हमारे अंदर कैरेक्टर है, जितना भी अंदर हमारे अंदर जो भी हार्मोन्स वगैरह है दोस्तों, उस सब के लिए कोई ना कोई एक मैसेज है। उस मैसेज के एक सबका एक कोडोन है, कोड है। जैसे AUG के बारे में पढ़िएगा, GUG के बारे में पढ़िएगा, ये सब क्या कोडोन है। ये कोडोन किसी न किसी प्रोटीन को, किसी न किसी हार्मोन को कोड करता है। तो उस कोड का मैसेज कहाँ पर है, इसी जीन के पास होता है, जो कि डीएनए के अंदर है, डीएनए का बना होता है। इट इज़ फाउंड एट द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड एज जीन लोकस। मतलब ये जो क्रोमोजोम और जीन एक ही चीज़ है। ठीक है, नाम अलग अलग जगह पर उसका नाम यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए के फिक्स्ड पोजीशन पे, जैसे इस पोजीशन पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, हम जीन लोकस कहते हैं। जहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन लोकस, मतलब जीन का पोजीशन यहीं पर है।
ठीक है। जीन मैपिंग आप जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है कि एक जीन से दूसरे जीन के बीच डिस्टेंस कितना है, ये सब 12वीं का चीज़ है। तो जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होता है डीएनए या क्रोमोसोम को, उसी को हम क्या कहते हैं जीन लोकस। ये तो डीएनए से बता दिए। क्रोमोसोम भी क्या है, क्रोमोसोम तो कुछ ऐसा ही होता है, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, यही है जीन, क्या है कि हमारा जीन है, जहाँ जहाँ जीन होता है उसको हम क्या कहते हैं जीन लोकस, उसको हम क्या कहते हैं जीन लोकस कहते हैं, सिंपल। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन थ्रू गैमेट्स। ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, कैसे जाता है, तो गैमेट्स के थ्रू। गैमेट्स तो आप जानते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जैसे मेल मान लीजिए, मेल है और फीमेल है। मेल क्या बनाता है दोस्तों, मेल में बनता है स्पर्म और फीमेल बनता है ओवम, ठीक है। तो इसी स्पर्म में ना, मान लीजिए स्पर्म है और ये जो ओवम है, इसी स्पर्म के अंदर देखिएगा तो यहाँ क्या होता है डीएनए होता है, या किसी को डीएनए को हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। कितना था टोटल, 23 क्रोमोसोम होता है। और इसके अंदर भी मतलब डीएनए होता है, वो कितना होता है 23 क्रोमोसोम होता है। 23 डीएनए कही है, 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम होता है। इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है जीन होता है, इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है जीन होता है। और यही जीन जब ट्रांसफर होता है तो कैरेक्टर, इसके लिए कुछ न कुछ कैरेक्टर होता है, मतलब ये किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेगा, किसी न किसी मैसेज को कोड करेगा। वही प्रोटीन या वही मैसेज जो होता है, वो हार्मोन जो होता है हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो ये क्या करता है, जब हमारा अच्छा खासा जो है एज हो जाता है, हम एडोलसेंस को और ऊपर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से। और उस टेस्टिस से रिलीज होता है इसका जो भी पोजीशन है, जैसे मॉस्टेज का आना, बियर्ड का आना, हमारी बॉडी शेप को थोड़ा इंक्रीज करना, ये जाके अपना कैरेक्टर वहाँ पर दिखाता है। तो कैरेक्टर तो आया ना, उस हार्मोन के कारण कैरेक्टर आया ना। ये हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो जीन था रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल था, जो एक खास पीरियड आने पर ही अपना जो है अपना कह सकते हैं कि अपना वो एक्टिविटी शो अप करता है, ठीक है, हमेशा नहीं करता है। और देखते हैं आगे। तो जीन फैक्टर के बारे में दोस्तों हम अच्छे से आपको बता दिए। एक चीज़ और बताते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट या इसी को सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। ये सारा टॉपिक हम आपके एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं दोस्तों। देखिए एक्वायर्ड ट्रेट और या इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट, देखिए ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, इनहेरिटेड ट्रेट। यहाँ देखिए आप, इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में लिखा हुआ है, इसी ट्रेट को हम अब यहाँ के बताएंगे। तो इनहेरिटेड के साथ साथ एक और होता है एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट। तो इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए एक्वायर्ड ट्रेट या इसी को सोमैटिक वेरिएशन या इनहेरिटेड ट्रेट, इसी को हम गेमेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड मतलब क्या, लाइफ टाइम के अंदर अचीव करना। कोई भी चीज़ आप अपने जीवन में आने के बाद, जैसे आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप अच्छा घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, या अपने शरीर पे अगर देखें तो आप बॉडी बनाते हैं, ठीक है, आपको ड्राइविंग सीखते हैं, आप स्विमिंग सीखते हैं, ये सब क्या एक्वायर्ड है। आपने जन्म के बाद ये सब चीज़ सीखा है, खुद से सीखा है, ठीक है। देखिए उसी को एक्वायर्ड कहते हैं। दीज ट्रेट्स आर नाइदर इनहेरिटेड नॉन ट्रांसमिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। ये ट्रेट ना ही तो इनहेरिट होगा, ना ही ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे आपको स्विमिंग आता है तो क्या आपके बच्चों को भी स्विमिंग आएगा जन्म से ही? नहीं, उसको सिखाना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग आता है तो क्या आपके बच्चों में भी ड्राइविंग जाएगा? तो नहीं। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है ना, वो ट्रांसमिट नहीं होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वैसा कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट या इनहेरिट ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। दीज ट्रेट आर एक्वायर्ड बाय आफ्टर बर्थ। इसको हम जन्म के बाद एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड मतलब गेन करना एक प्रकार से। जैसे क्या हो गया, एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज गेन करना। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी नॉलेजेबल पर्सन हो। अक्सर तो उसका अपोजिट ही होता है। जो जितना विद्वान होता है उसका बच्चा देख लीजिए कि उतना ही बुद्धू होता है। मतलब एक कहने का मतलब है, ऐसा नहीं होता है, उसको सीखना पड़ेगा। अगर सीख लिया तो विद्वान का ही बच्चा विद्वान हो सकता है। बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब लड़कियां जो अपने कान को छिदवाती है दोस्तों, आप देखते होंगे ज्वेलरी पहनने के लिए। तो लड़का भी छिदवाता है बहुत सारा। तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की कोई, मतलब हम जेंडर स्टेरियोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी लोग अपना ईयर पिन्ना को छिदवाते हैं, तो अगर उसके बच्चे, उसका नेक्स्ट जनरेशन में जो अगर बच्चा होता है तो क्या उसमें छिदवाया, मतलब पहले से ईयर पुर होता है, मतलब ईयर में पहले से छेद होता है, नहीं होता है, उसको छिदवाना ही पड़ता है। ये क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ड्राइविंग स्किल हो गया है, स्विमिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, जो भी चीज़ आप सीखते हैं ये सब क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है।
साथ ही साथ देखिए, इन हनी बी द फीमेल विल बिकम फर्टाइल क्वीन और स्टेराइल वर्कर, इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम। क्या होता है ना, ये हनी बी में आपने पढ़ा होगा, हनी बी का जो अगर जनरेशन कभी आप जानते होंगे तो हनी बी क्या होता है दोस्तों, हनी बी में जो फीमेल मतलब एक तो ड्रोन होता है, एक ड्रोन होता है और एक फीमेल होती है, फीमेल के अंदर दो होती है, एक तो वर्कर होती है, दूसरा होता है क्यून होती है, ठीक है। तो जो भी वर्कर होते हैं और क्यून, कैसे पता चलता है कि कौन क्यून बनेगा कौन वर्कर बनेगा? तो देखिए, जो हनी भी होती है ना, बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, वो सब क्या होता है, फीमेल होता है। जितना हनी भी अगर बच्चों को रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर जन्म देती है, वो सब बनता है फीमेल ही बनता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल के अंदर जो अगर रॉयल जेली को खा लेगी, जो रॉयल जेली को खा लेगी, तो ये रॉयल जेली क्या हुआ, जन्म के बाद खाएगी, जन्म के बाद इसको खा रही है, तो जो रॉयल जेली को खा लेगी वो क्यून बनेगी। और क्यून मतलब फर्टाइल, फर्टाइल मतलब ये एग देगी, और एग देगी तो मतलब आगे बच्चा पैदा करेगी, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट यही करेगी। और जो रॉयल जेली को नहीं खाएगी वो क्या बन जाएगी, वर्कर। वर्कर क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब इसका काम है कि सिर्फ काम करो और काम करते करते मर जाओ, ये बच्चा जन्म नहीं देगी, ठीक है। और ड्रोन तो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, ठीक है, ये आपको हम कभी और बताएंगे। साथ ही साथ यूरोप फीमेल टाइट ड्रेस, यूरोप में क्या होता है ना, जो देखिए इसको बता देते हैं थोड़ा, ये सभी क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर है। जैसे यूरोप में क्या होता है, मतलब लेडीज़ जो होती है ना, लेडीज़ क्या होती है, टाइट ड्रेस पहनती है। टाइट ड्रेस पहनने का मतलब क्या है, उसका मतलब वेस्ट को ना वो थोड़ा मतलब थिन रखना चाहती है। थिन वेस्ट जो होता है थोड़ा अच्छा दिखने में, मतलब एक प्रकार से अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए वो टाइट ड्रेस पहनती है, ताकि उसका वेस्ट जो हो, कमर जो हो थोड़ा पतला रहे, ठीक है। और जो ऑब्वियसली बात है, जो क्या कहते हैं, जिसका वेस्ट का साइज अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो अट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं दिखता है, ऐसा मतलब मानना है मेरा, ऐसा आपका कोई राय नहीं है, ये जो है किताबी मतलब लिखा हुआ है, ऐसा है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। चाइना में क्या होता है ना, चाइना में जो गर्ल्स होती है बचपन से उसको मेटल का जूता पहनाया जाता है ताकि उसका पैर का साइज़ बड़ा ना हो, ठीक है। तो जन्म के बाद पहनाया जाता है ताकि पैर का साइज़ बड़ा ना हो। ऐसा नहीं है कि उसका पैर का साइज़ छोटा हो गया तो उसके बच्चे का भी पैर का साइज़ छोटा होगा, नहीं, उसका जो बच्चा होगा ना उसको भी फिर से जो मेटल का जूता पहनाया जाता है कि उसका पैर का साइज़ छोटा रहे, और जितना पैर का साइज़ छोटा होता है उतना उसको अट्रैक्टिव माना जाता है। बड़ा पैर का साइज मतलब एक प्रकार से भूत पिचास ऐसा कुछ, ऐसा ही लोग का मानना है, वो सब अट्रैक्शन के लिए है, ये सब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर दोस्तों, मतलब जन्म के बाद इसमें ऐसा कुछ न कुछ किया जाता है ताकि बेहतर लगे, ठीक है। तो ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। अब देखिए इनहेरिटेड ट्रेट्स, या इसी को हम गेमेटिक वेरिएशन भी कहते हैं। दिस ट्रेट कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये इनहेरिट भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। दिस ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बच्चों में कैसे जाता है, तो जब पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कैरेक्टर बच्चों में भी चला जाता है। जैसे स्किन का कलर, आपका या मेरा जो भी स्किन का कलर कहीं ना कहीं मदर फादर के जैसा ही है, हमारे आई का कलर मदर फादर के जैसा ही है। नोज़ का शेप, किसी का नोज़ उठा हुआ है, किसी का पिचका हुआ है, तो समझ जाइए जिसका पिचका हुआ है समझ जाइए उसके जनरेशन में किसी न किसी का मतलब नोज़ नेपाली या चीनी के जैसे था। पोलीडेक्टेली, पोलीडेक्टेली का मतलब होता है कि उंगली का ज़्यादा, मतलब किसी में ज़्यादा उंगली का हो जाना। ह्यूमन का हाइट है, ऑब्वियसली बात है, जिसकी मदर फादर का हाइट अगर बेहतर रहता है तो बच्चे का भी हाइट मतलब बेहतर ही होता है। सम पीपुल हैव सिंगल किडनी बाय बर्थ, किसी किसी को जब बाय बर्थ एक ही किडनी होता है, ये सभी कुछ न कुछ इनहेरिटेड ट्रेट है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नेक्स्ट डे देखेंगे दोस्तों। आप देखिए, चूँकि ये इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टर पर है तो उससे एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए, सुष्मिता मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड हर लेफ्ट आर्म वाज रिमूव्ड बाय डॉक्टर्स ड्यू टू एक्सेसिव इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू एन इंजरी। सुष्मिता का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसका लेफ्ट हैंड को ना मतलब हटा दिया गया, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो गया था, इंजरी भारी हो गया था जिसके कारण उसके हाथ को हटाना पड़ा, ठीक है। सी गेव बर्थ टू ए बेबी वो आफ्टर 2 years, मतलब एक्सीडेंट के 2 साल बाद मतलब पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उसके 2 साल बाद अपने एक बच्चे को जन्म देती है, बेबी बॉय को जन्म देती है, लड़का को जन्म देती है। इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, कि चाइल्ड विल नॉट हैव लेफ्ट आर्म। सुष्मिता का आर्म उसके जन्म के बाद कटा है दोस्तों, एक्सीडेंट हो गया था, जन्म से उसके पास था ही, तो सुष्मिता चाइल्ड विल नॉट हैव लेफ्ट आर्म, क्या उसके पास लेफ्ट आर्म नहीं होगा? गलत है, क्योंकि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। चाइल्ड विल नॉट हैव राइट आर्म, राइट आर्म का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। चाइल्ड विल हैव लेफ्ट आर्म, हाँ बच्चों में भी लेफ्ट आर्म होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लेफ्ट आर्म का मतलब इन्फेक्शन हो जाना, उसमें एक्सीडेंट हो गया था, इन्फेक्शन हो गया, उसको काटना पड़ा, ये सब क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर हम जानते हैं ये ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। आप अगर स्विमिंग सीखते हैं, आप अगर डांसिंग सीखते हैं, आपने कान को छिदवाया है, ठीक है, तो ये आपके बच्चों में नहीं जाएगा,
आप अगर अच्छे खासा मतलब जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, आपका बॉडी का शेप 6 पैक्स 10 पैक जो भी है आपका, वो आपके बच्चों में नहीं जाएगा, बच्चों को करना पड़ेगा तब जाकर वो मतलब उसमें भी वो चीज़ आएगा। तो ये सब एक्वायर्ड करेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता है। तो चाइल्ड विल हैव लेफ्ट आर्म, वो होगा हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो चाइल्ड विल हैव लेफ्ट आर्म। नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में, क्योंकि सारा चीज़ तो डीएनए के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम क्रोमोसोम को भी अच्छे से बता देंगे। हेप्लॉइड डिप्लॉइड एलील शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उसको हम बताएंगे। फिर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, फिर अब फिनोटाइप जीनोटाइप, यहाँ आके फिनोटाइप जीनोटाइप देखेंगे, तब जाके आपका मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेंडल का जो क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, वो हम शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा यहाँ तक अच्छे से इसको लिख लीजिए, ये बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन वो भी पूछिएगा, ठीक है। कहीं से कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। सारा टॉपिक मतलब एक एक चीज़, जो भी चीज़ बताए हुए सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बताया गया है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 12वीं का टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आपके 10th में ही टॉपिक है, ये सब अच्छे से दिया हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ है। कैरेक्टर से क्वेश्चन है, ट्रेड से क्वेश्चन है, जीन से क्वेश्चन है, जीन क्या होता है, क्वाइट ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड से क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से इस नोट के माध्यम से टॉपिक को पढ़ ले। थैंक यू।